हाँ। तो दोस्तों नमस्कार। वंस अगेन आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है आज के स्पेशल जूम कॉल में जो होने वाला है एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी को लेकर। एंड वो टेक्नोलॉजी जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है। एक एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बिना आप लाइफ की कल्पना शायद आने वाले टाइम में नहीं कर पाएंगे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको लेकर आज पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी वेब क्रिएट हो चुकी है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको लेकर आज बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं और अनुमानों की सार्थकता कितनी होगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहुत कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो ये इंडिकेट करता है कि आने वाला समय एट द स्पीड ऑफ लाइटनिंग, जिसे बोलते हैं ना, रोशनी की रफ्तार से, बिजली की रफ्तार से बदलाव आने वाले हैं। आज से 10 साल पहले जो चीजें हमारे अराउंड होती थी वो सारी की सारी चीजें आज अजायब घर में मिलने वाली हैं। मतलब अगर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज आपके आसपास में नहीं है, अगर उनको आपने देखना है तो उसके लिए आपको किसी म्यूजियम में जाना पड़ेगा। एंड ये तो पिछले 10 दशक की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आने वाला जो दशक है उसमें बदलाव बहुत तेजी से होने वाले हैं। मे बी अगले 4 साल के अंदर आप बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ से मिसिंग पाएंगे। आप पाएंगे कि वो आपके जीवन का हिस्सा अभी नहीं है, जो कि आज की डेट में आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो ऐसा क्या होने वाला है, टेक्नोलॉजिकल बदलाव क्या होने वाला है, उसके बारे में बात करूंगा। तो मैं आपके साथ अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं मैं उनको स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप लोग जो हैं एक बेहतरीन कॉल का हिस्सा बने हैं आज। और ये कॉल आपको डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकली एक और ही बड़े स्तर पर लेके जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्त वेब 3.0 की बारे में। और हम रोज ही इस बारे में जनरली बात करते हैं कि वेब 3.0 है क्या। जब हम वेब 3.0 की बात करते हैं तो वेब 3.0 एक टेक्नोलॉजिकल बदलाव है जिसको लेकर भविष्य की बड़ी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन ये बदलाव है क्या? ये इंटरनेट का फ्यूचर है। मैं आज आपको बता दूं कि आज की जो कॉल है वो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही शॉर्ट होने वाली है। एंड इस कॉल के बाद जो हमारा सेकंड सेशन होता था क्वेश्चन आंसर राउंड का, वो मैं ले नहीं पाऊंगा बिकॉज आज मुझे मेरी एक फ्लाइट है और मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। अनुराग सर इस ऑलरेडी एक इवेंट के अंदर हैं, तो मुझे भी निकलना है। तो इस वजह से हम इसको बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्रिस्पी रखेंगे। तो आइए बात करते हैं वेब 3.0 के बारे में। फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट जो आज हमारे जीवन का एक ऐसा अंग बन चुका है जिसके बिना लाइफ की कल्पना करना आपके लिए असंभव नहीं है। हर एक चीज जो आज आप अपने डेली रूटीन्स में करते हैं उसमें इंटरनेट की एक अहम भूमिका होती है। एंड इसके चलते आज इंटरनेट हमारी लाइफ का एक ऐसा अंग बन चुका है जिसके बिना हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहले दिन ऐसा नहीं था। इंटरनेट की जब शुरुआत हुई थी ना, तो ये कहा जाता था कि एक आम आदमी मतलब आप और मैं, हमारे और आपके लाइफ में इंटरनेट की कोई भूमिका होने वाली नहीं है कभी भी। एंड इसके चलते इंटरनेट को अंडर एस्टिमेट किया गया। इवन जो शुरुआती दौर के एक्सपर्ट्स थे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट थे, वो ये कहते थे कि इंटरनेट पे जब उनसे सवाल पूछे जाते थे कि सर आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि इंटरनेट पे खरीदारी होगी, ई कॉमर्स जैसी कुछ चीजें होने वाली हैं, तो बड़े बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बोलते थे कि ये ख्याली पुलाव हैं, इसमें कोई सार्थकता नहीं है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि इंटरनेट जब शुरुआती दौर में आया था तो बहुत ही एक यू नो कोई संभावना नहीं थी आम आदमी की लाइफ में उसके होने की। होता क्या था, इंटरनेट एक शुरुआती दौर में आपके पास जो वेबसाइट्स थी वो एक मोड ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का तौर पे आपको मिलती थी। यानी आपके पास वेबसाइट्स के अंदर जाकर उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना ही आपके हाथ में था। यानी आप एक कंज्यूमर के तौर पर यूज करते थे इंटरनेट को, और आपके पास कोई राइट नहीं था। इवन राइट छोड़िए, आपके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी भी नहीं थी। आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते थे। छोटे छोटे साइबर कैफे होते थे और उन साइबर कैफे में जाकर हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते थे। कोई गवर्नमेंट की जॉब देखनी है, कोई टेंडर देखना है, कोई स्कूल के रिजल्ट्स देखने हैं, वो सब चीजों के लिए हम इंटरनेट को यूज करते थे। और इंटरनेट केवल वन साइडेड होता था। एक है जो वेबसाइट का मालिक है और एक है आप
केवल इंफॉर्मेशन सिंगल साइडेड आप तक डिलीवर की जाती थी। नाउ क्या क्या फीचर्स थे उस पॉइंट पे इंटरनेट के? वो एक टाइप का विकीपीडिया था। विकीपीडिया आप लोग जान रहे हैं? विकीपीडिया एक ऐसा वेबसाइट है जिसपे आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज अगर विकीपीडिया की इंफॉर्मेशन को सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन माना जाता है। अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के बारे में जानना है तो विकीपीडिया पे आप चेक कर सकते हैं। किसी चीज के बारे में जानना है तो उसका पूरा साइंस का रिसर्च, उसका हिस्ट्री, एवरीथिंग विकीपीडिया पे है। तो इंटरनेट शुरुआती दौर में एक काइंड ऑफ विकीपीडिया था, एक बड़ा विकीपीडिया समझ लीजिए। और वहां पर क्या था, एक कंपनी फोकस होता था, अनरिस्पॉन्सिव डिजाइन होते थे। आप केवल वहां पर जाके वन साइडेड उनको केवल एक्सेस कर सकते थे। रीड ऑनली होता था। रीड ऑनली का मतलब है केवल आप पढ़ सकते थे। एंड स्टैटिक्स वेबसाइट्स होती थी। उस वो नॉन रिस्पॉन्सिव स्टैटिक्स वेबसाइट्स होती थी। ये टर्म्स आपको टेक्निकल जरूर साउंड हो रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिएगा कि आज आप जिस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन चुके हैं उसमें इन टर्म्स से फेमिलियर होना आपका दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समझें। स्टैटिक्स वेबसाइट्स होती थी जिसमें जो केवल और केवल एक अखबार की तरीके से होती थी, जिसमें कोई ग्राफिक्स नहीं है, कोई कोई मोमेंट्स नहीं है, किसी पे क्लिक नहीं किया जा सकता। केवल और केवल एक न्यूज़पेपर के माध्यम से, जैसे हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और उस पर टिप्पणी करने का अधिकार आपको नहीं है, उसको रिव्यू करने का अधिकार आपको नहीं है, उसी टाइप से साइट्स होती थी। बेसिक स्टाइल्स होते थे, लेस सिक्योरिटी होती थी, चूंकि हैकर्स भी इतने एडवांस नहीं थे। तो उस टाइम पे वन साइडेड कम्युनिकेशंस के तौर पे इंटरनेट को देखा जाता था। आपको कोई लॉगिन नहीं मिलता था। आज की डेट में हर वेबसाइट के अंदर आपको, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स के अंदर आपको लॉगिन मिल जाएगा। कोई एनालिस्टिक डेटा आपको नहीं मिलता था कि कितने यूजर आए। आपने एक वेबसाइट बना दी तो आपके पास कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं होता था कितने लोगों ने आपको विजिट किया। तो एक सिंपल सा, मतलब एक, और कोई थर्ड पार्टी एड्स नहीं होती थी जैसे आज विज्ञापन आते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, उस टाइप से कुछ नहीं था। लाइफ बहुत सिंपल थी। आज से 100 साल पहले, जैसे आज बहुत सारी टेंशन है जो 100 साल पहले वो टेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो इंटरनेट के उस दौर में किसी टाइप का कोई टेंशन नहीं था। अगर आपको, आपके मोबाइल तो आपके पास होते ही नहीं थे, लेकिन अगर आपको कभी इंटरनेट की जरूरत पड़ती थी तो आपको 5-10 किलोमीटर दूर किसी साइबर कैफे में जाना होता था, उसको 20-50 रुपए देकर और उसको एक्सेस करना होता था 1 घंटे, और केवल केवल आधा 1 घंटा आपने पढ़ा और जो आपकी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं उनको आपने लिया और अपने घर आ गए। तो बहुत सिंपल सा था। लेकिन लेकिन वेब 1. जब 2.0 आया, यानी इंटरनेट का अगला चरण आया, तो ये चरण जो है 2004 के अराउंड से लेकर अभी तक वेब 2.0 चल रहा है। एंड जो वेब 1.0 है 90s के दौर में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, हालांकि इंटरनेट की शुरुआत, उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन एक्चुअल आम आदमी तक, आप तक या मेरे तक इंटरनेट करीब करीब 90s के दौर में पहुंचा। वेब 2.0 की शुरुआत हुई 2004 में, जब इंटरनेट बहुत फेमिलियर हो चुका था, आम आदमी इंटरनेट से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हो चुका था। मैक्सिमम कंपनीज के बिजनेस कार्ड्स के ऊपर ये लिखा आता था कि फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन विजिट www.com, मतलब उस बिजनेस का नाम। एंड ऐसे सभी बिजनेस हाउसेस के पास अपनी अपनी वेबसाइट्स बननी शुरू हो गई थी। वेबसाइट के स्वरूप बदलने शुरू हो गए थे, नए नए एक्सप्लोरर आने शुरू हो गए थे, और इंटरनेट में बहुत सारा इवॉल्व हो चुका था इंटरनेट। नाउ 2004 का वो दौर, जब शुरुआत हुई वेब 2.0 की, इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई। आपकी जो वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट का जो नेचर है वो स्टैटिक्स से डायनेमिक हो गया। नाउ स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स मतलब जहां पर आपको लॉगिन का व्यवस्था नहीं है, जहां पर आप रिव्यू करने की आपको आजादी नहीं है, आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, आप केवल वन साइडेड उस कंज्यूमर के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन वेब 2.0 के आने में जब इंटरनेट की स्पीड बढ़ी, आम आदमी तक इंटरनेट का पहुंच हुआ, तो वहां पर इंटरनेट का स्टैटिक्स से जो स्टैंडर्ड था वेबसाइट्स का, वो बदल के डायनेमिक हो गया। डायनेमिक का मतलब यह है कि अब आपके पास कुछ सर्टेन राइट्स आने शुरू हो गए, आपको कुछ अधिकार मिल गए। अब आप कंज्यूमर के साथ साथ क्रिएटर भी बन गए।
क्रिएटर का मतलब ये है कि आप अपने कंटेंट्स को पब्लिश कर सकते थे, अब आप टिप्पणी कर सकते थे, अब आप रिमार्क कर सकते थे, अब आप रिव्यू कर सकते थे, और कुछ अच्छा बुरा अगर कहीं कुछ आपको लगा तो उस पे आपको अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का राइट था। और ये दौर था सोशल मीडिया का दौर, ये दौर था फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे चैनल्स का दौर, जहां पर आप एक क्रिएटर के तौर पे सामने आए। नाउ जो पहला वाला दौर था ना 1.0 का, जब इंटरनेट की संभावनाएं थी, जब इंटरनेट एक परियों की कहानियों के जैसा लगता था कि आप यूएसए में बैठकर विद इन अ सेकेंड ऐसे अपने मोबाइल पे, सॉरी अपने लैपटॉप पे ऐसे एंटर मारेंगे और इंडिया में मैसेज ड्रॉप हो जाएगा, या यूएसए से कनाडा, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने पे एक क्लिक पर मैसेज ड्रॉप किया जा सकता है, ईमेल ड्रॉप की जा सकती थी। ऐसा सोचना भी काल्पनिक लगता था। तो वो दौर था जब वहां पर जिन लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो याहू हो, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप आज मल्टी मिलियन डॉलर्स की कंपनी बन गए। दूसरा दौर वेब 2.0 का दौर। इस दौर में इंटरनेट ने शेप लिया, एंड यहां पर रीड ओनली नहीं बल्कि राइट करने का, यानी कंटेंट राइट करने का भी आपको मौका मिला। आप कंज्यूमर के तौर पे नहीं बल्कि क्रिएटर के तौर पे भी सामने आए। अब आपके पास राइट था। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो आप इधर देखेंगे कि बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो आज आप यूज कर रहे हैं, जिसमें इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सअप, आपका स्काइप और ट्विटर और सोशल मीडिया की दुनिया भर, यूट्यूब और पिंटरेस्ट, और ये सारी सारी एप्लीकेशंस वो हैं जो आज के दौर में आप यूज कर रहे हैं, एंड यू आर वेरी हैप्पी। इनफैक्ट ये एप्लीकेशंस हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपने सोचना क्या है। ये एप्लीकेशंस हैं जो डिसाइड कर रही हैं कि आपने चुनाव में किसको जिताना है और किसको हराना है। ये एप्लीकेशन डिसाइड कर रही हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे जीने वाले हैं। आपके थॉट्स को कंट्रोल करने वाली एप्लीकेशन वेब 2.0 के अंदर आ चुकी हैं। आज आपके पास हर एक काम के लिए एक एप्लीकेशन है। आज आपके पास किसी भी काम के लिए हो सकता है कि आपके मोबाइल के अंदर 40 एप्लीकेशंस हों, लेकिन 4000 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनके बारे में अभी आपको पता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर एक चीज के लिए एक एप्लीकेशन है। आपको फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, उसको डिज़ाइन करना है, उसके लिए एक एप्लीकेशन है। आपको ट्रांसपोर्टेशन यानी कैब बुक करनी है, उसके लिए एप्लीकेशन। आपको खाना मंगाना है, कच्चा खाना मंगाना है, सब्जी मंगानी है, उसके लिए एक एप्लीकेशन है। आपको बैंकिंग करनी है, उसके लिए एक एप्लीकेशन है। आपको फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, उसके लिए एप्लीकेशन है। आपको ट्रेन का टिकट बुक करना है, उसके लिए एप्लीकेशन है। आपको कपड़े खरीदने हैं, उसके लिए एप्लीकेशन है। आप सोचो और आपके पास वो एप्लीकेशन हाजिर है। हो सकता है उस एप्लीकेशन के बारे में आपको पता है या नहीं पता है। इवन इल्लीगल कामों को करने के लिए भी एप्लीकेशंस हैं। वेब 2.0 का दौर ने हमें बहुत ज्यादा आजादी दे दी, एंड इस आजादी के साथ साथ आपको कंफर्ट इतना मिला कि हर एक चीज आज आपकी फिंगर टिप्स पे है। आप कुछ भी बैठे बैठे कर सकते हैं, एंड दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के आप दुनिया के किसी भी कोने के किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। ये सुविधा दी है वेब 2.0 ने, जो 2004 से लेकर और अभी तक का जो सफर उसने तय किया। ना आज की डेट में ये एनालिसिस, मैं पीछे एक इंटरव्यू देख रहा था एंड उसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि आज हम लोग टेक्नोलॉजिकली मानवीय इतिहास के सबसे चरम सीमा पे हैं। इसका मतलब ये है कि आज जो फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं वो दुनिया में मानवीय इतिहास में इससे पहले किसी भी जनरेशन ने देखी नहीं, आपकी जनरेशन के अलावा। तो वेब 2.0 ने बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया है हम सभी लोगों को। अब होता क्या है कि बट इसमें दिक्कत क्या है, इसकी कुछ खासियत मैं आपको बता दूं कि ये सेंट्रलाइज बाई बड़े जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने सारे डेटा को कैप्चर कर लिया। 87%, जी हां, 87% पूरी दुनिया का जो डेटा है वो आज गूगल के ऑनरशिप में है। तो इसका मतलब यह है कि अगर गूगल चाहे, ये जो जाइंट्स हैं ये चाहें
तो उसको अपने फेवर में या किसी की अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं। तो यहां पर सेंट्रल अथॉरिटी है एंड जो एक बड़ा चैलेंज बन गया है उनके कॉम्पिटिटर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के लिए एंड इंडिविजुअल्स के लिए, यानी आपके और मेरे लिए। ये दौर जो है मोबाइल फ्रेंडली है। तो पहले क्या होता था, मान लीजिए इंटरनेट चलाने के लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप को यूज करना पड़ता था। अब डेस्कटॉप एंड लैपटॉप को यूज करने के लिए आपको क्या करना होता था कि आपको या तो साइबर कैफे जाना होता था या फिर आपके घर में लैपटॉप है तो जब आप ऑफिस से घर आएंगे, स्कूल से घर आएंगे, तब आप उस लैपटॉप को चालू करेंगे या वो डेस्कटॉप को यूज करेंगे। आज आज की डेट में क्या हो गया कि आप जो हैं एडिक्टेड हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, बिकॉज वेब 2.0 मोबाइल फ्रेंडली है। आपका मोबाइल आप एनीवेयर यू आर कैरिंग, इवन पानी के अंदर भी आज की डेट में वाटर प्रूफ मोबाइल्स आ गए। लोग पानी के अंदर हैं वहां पे भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, एंड इवन आप फ्लाइट में चल रहे हैं तब आप यूज कर रहे हैं। और इतना एडिक्शन हो गया है लोगों को आज की डेट में, मैं खुद की बात करता हूं, मैं आपकी बात करता हूं, हर 5 मिनट में उठा के मोबाइल को चेक करते हैं। तो ये वेब 2.0 के अंदर मोबाइल फ्रेंडली को सोशल मीडिया एंड ब्लॉग्स, इसने एक नया आयाम दिया। ये फीचर्स हैं। अगर हम वेब 2.0 की बात करें, फोटो शेयर की जा सकती हैं, वीडियो शेयर की जा सकते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सकता है। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो लोग कैपेबल हैं, जिनके पास अच्छी फैन फॉलोइंग है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, मतलब वो अपना बहुत बेहतरीन बिजनेस सोशल मीडिया के माध्यम से चला रहे हैं। और यहां पर इंटरेक्टिव पेजेस हैं, आप टू वे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो 1.0 में जो कमियां थी वो 2.0 ने पूरी की, लेकिन यहां पर इन कमियों को पूरा करने के साथ साथ अगर मैं देखूं तो जो वन साइडेड वहां पे कम्युनिकेशन होता था, यहां पर टू वे कम्युनिकेशन है। यानी आप क्रिएटर के तौर पे हैं, तो इस इमेज के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर वहां पर सिंगल साइडेड था कि आप इंटरनेट से केवल कंज्यूम कर सकते थे, अब आप इंटरनेट पे डालते भी हैं। और अभी व्यवस्था ये हो गई है कि 63 से लेके 90 तक, 1963 से लेकर 1993 तक जितना डेटा डला, 63, 73, 83, यानी 40 साल में जितना डेटा डाला गया इंटरनेट के ऊपर, 40 साल के अंदर उतना डेटा, उतनी पिक्चर्स, उतनी वीडियोस, उतने कंटेंट्स आज 1 घंटे के अंदर इंटरनेट के ऊपर डलते हैं। सोचिए कितना एक्टिव मोड में लोग काम कर रहे हैं। तो आज वेब 2.0 का दौर यह है कि आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन एक दिक्कत है जो बहुत बड़ी है, एंड वो दिक्कत ये है कि आप अपने रूम के अंदर, आप आपके रूम के अंदर आप बैठे हुए हैं एंड यू आर लाइक वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर, जहां पर आपके आसपास कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक मॉनिटरिंग है। आपके पास प्राइवेसी नाम की चीज खत्म हो चुकी है। 87% डेटा, जैसे मैंने आपको बताया, गूगल के पास है। आपके पग पग पे आपको मॉनिटर किया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप आप कहां मूव कर रहे हैं, आपका चॉइस क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका खाने का यू नो आप क्या प्रिफर करते हैं खाने में, आप पहनने का आपका चॉइसेस क्या है, वो सारी का सारा डेटा बड़ी बड़े जो प्लेयर्स हैं मार्केट के उनके पास है। तो यहां पर प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। और आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, उसके अंदर जो एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, तो वो एप्लीकेशन आपको मॉनिटर कर रही है। आप सोचिए कि आप अपने मोबाइल पे एक बहुत ही प्राइवेट मैसेज भेज रहे हैं एंड पता चल रहा है कि वो मैसेज 40 लोग, एटलीस्ट 40 लोग, क्योंकि आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया, एंड जब उन एप्लीकेशंस ने आपसे पूछा कि क्या वुड यू लाइक टू अलाउ अस एक्सेस your photos, your gallery, your videos, your contact details, and you say allowed। जैसे आपने अलाउड बोला, अब उसके पास राइट है, राइट है कि वो आपके फोटो को आपके मोबाइल के अंदर घुसकर आपकी गैलरी को, आपके डेटा को, आपके कॉन्टेक्ट्स को यूज कर सकता है। कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं इस टाइप के, बंदिशें होती हैं जिसकी वजह से पॉसिबली वो नहीं कर रहे हों या कर रहे हों बट आपको नहीं पता।
तो आप जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ आज की डेट में वो सारी चीजें प्राइवेसी के नाम पे जीरो है। वेब 2.0 के बिना आपकी जीवन की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि सर हम कल से इंटरनेट यूज करना बंद कर देंगे, ये सारी एप्लीकेशंस को मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बहुत ही इलॉजिकल होगा। लेकिन उन एप्लीकेशंस को यूज करना मैंडेटरी है, आपके लिए जरूरी है, लेकिन वहां पर आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। उस पे उनकी नजर है, जो हैकर्स हो सकते हैं, मे बी कोई मैलिक इंटेंशन वाला व्यक्ति हो सकता है जिसकी वो एप्लीकेशन है, तो वो आपके डेटा को मिसयूज कर सकते हैं। एंड उसके ऊपर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप बोलेंगे सर मैं तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी यूज नहीं करता हूं। आप नहीं यूज कर रहे हैं। आपका जो मोबाइल फोन है ना, इसको स्मार्टफोन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज अ एआई बेस्ड फोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड फोन। आप अपने फोन को साइड में रख के जब किसी से बात करते हैं, तो सामने वाला हो सकता है उसका इंटरेस्ट आप में ना हो, वो आपकी बात ना सुने, लेकिन आपका फोन सब कुछ सुन रहा होता है। एंड आपके द्वारा की गई बातों के एवज में वो कुछ डिसीजन लेता है कि ये व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा है। क्या ये कार खरीदने के बारे में बात कर रहा है, क्या ये मोबाइल खरीदने के बारे में बात कर रहा है, क्या ये कुछ शॉपिंग करने के बारे में बात कर रहा है, क्या किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, क्या गवर्नमेंट को लेके कोई विचार व्यक्त कर रहा है, किसी नेता के बारे में बात कर रहा है। तो उन कीवर्ड्स को लेता है एंड आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कुछ घंटे के बाद आपके सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आपको रेलिवेंट एडवर्टीजमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। वही एडवर्टीजमेंट्स, और आपको लगता है ओ माय गॉड, क्या भगवान मेरी बात सुन रहा है, क्या वाहिगुरु मेरी बात सुन रहा है, अल्लाह मेरी बात सुन रहा है, कि एग्जैक्टली जैसा मैं सोच रहा हूं वही चीज मुझे दिख रही है। आज ही मैं सोच रहा था कि मुझे नाइकी का शूज खरीदना है, और देखो डिस्काउंटेड रेट्स पे शूज अवेलेबल हैं। आज ही मैं सोच रहा था अपने घर का एलईडी चेंज कराना है, और देखिए एलईडी की ऐड आने लगी, कितने एक के साथ एक फ्री वाला टाइप का। द थिंग इज कि आपके एक एक कदम को ये बड़े बड़े जो इंटरनेट के प्लेयर हैं ये मॉनिटर कर रहे हैं, एंड आप कहीं पे भी सेफ नहीं है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं। आपने डेफिनेटली ये देखा होगा, दिस वेबसाइट यूज कुकीज टू इंश्योर यू गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑन आवर वेबसाइट। मैनेज कुकीज, एक्सेप्ट ऑल, एंड एक्सेप्ट ऑल करते ही आपकी ये कुकीज आपकी प्रेफरेंसेस को स्टोर करने लग जाती हैं। वो आपने क्या विजिट किया वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम में जब आप उस वेबसाइट पे आए तो वो आपकी चॉइसेस के हिसाब से, आपकी चॉइसेस के हिसाब से वो इंटेलिजेंटली आपको वही परोसें जो आपको चाहिए। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। आप एक रेस्टोरेंट में गए, और उस रेस्टोरेंट में आपने अपनी फेवरेट दाल मखनी खाई। अब ऐसा आप हर हफ्ते करते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, एंड यू पर्टिकुलरली उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, और एक पर्टिकुलर डिश, मान लीजिए दाल मखनी और पनीर, कढ़ाई पनीर और व्हाटएवर, आपने वो ऑर्डर करते हैं, और अक्सर आप करते हैं क्योंकि ये आपकी फेवरेट डिश है। होटल का जो बैरा है, जो वेटर है, वो नोटिस कर लेता है। अगली बार आप देखेंगे ना, 2-3 बार के बाद अगली बार कहेंगे सर फिर एक तो दाल मखनी और पनीर पकोड़ा तो डाल ही दूं सर, उसके अलावा क्या लेंगे। दैट मीन्स अब उसको पता चल गया कि आपको क्या चाहिए। तो ये कुकीज जो हैं ये कहीं ना कहीं आपकी उन प्रेफरेंसेस को स्टोर करती हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब उस वेबसाइट को आप विजिट करें तो आपको वो चीज मुहैया करा पाए जो आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी चॉइसेस से मैच करती है। तो ये काइंड ऑफ आपकी प्राइवेसी के अंदर, आपकी गोपनीयता के अंदर खलल है। नाउ आप देखिए, अब यहां पे एक पिक्चर आपको दिख रही होगी, और इस पिक्चर के ऊपर बारकोड है। कोई मुझे बता पाएगा कि ये क्या है? कोई भी व्यक्ति, क्या है ये? एनीबडी कैन रेज योर हैंड, एंड अगर कोई भी बताना चाहे, एक आधा कोई भी व्यक्ति यहां पर जो हमारे पार्टिसिपेंट है, कोई एक व्यक्ति। संजीव कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। हुस्ने भाई मैं आपको, या हुस्ने भाई को मैं बोलता हूं, है ना? हुस्ने भाई सर आप, ये बार कोड है सर। बारकोड तो है, पर इस व्यक्ति के माथे पे क्या कर रहे हैं? तो प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है जनरली। यस। क्या है ये, क्या समझ में आता है? मनोज कुमार ब्लू डायमंड, मैं आपको अनम्यूट करने, कोडिंग है सर।
हाँ जी। कुछ कोडिंग है। समझ गया, कोडिंग तो है, वो तो एक एनीवेज, मैं किससे पूछूं? मैं पूछता हूं, हाथ तब तक बहुत ज्यादा खड़े हो जाते हैं तो मैं मनोज कुमार जी, ब्लू डायमंड है, मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। उसने जी, इनको मनोज कुमार जी को अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेजना, मेरे लैपटॉप पे थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। जी मनोज जी, गुड मॉर्निंग। क्या हेलो लगता है ये पिक्चर क्या इंडिकेट करती है? सर। बार कोड आजकल जो हम यूज कर रहे हैं वो करें किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी के लिए, वो तो कि आप उस बार कोड में उस चीज की ना जानकारी सेव कर देते हैं, तो कोई भी उसको स्कैन करेगा तो उसे ये पता लग जाता है कि इस बंदे की या उस चीज की क्या क्या खासियत है या क्या डिटेल्स है उसकी। राइट, चलिए, थैंक यू। सर आप म्यूट हो चुके हैं सर। मैंने सबको म्यूट किया था तो मैं भी म्यूट हो गया। एनीवेज, तो ये जो है, जैसे आपने बताया, ये बारकोड है, इसको स्कैन करते हैं तो इसकी एक्सपायरी क्या है, इसका प्राइस क्या है, ये सब पता चल जाता है। ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन ये व्यक्ति के माथे पे कभी आपने बारकोड देखा नहीं होगा। लेकिन वेब 2.0 के अंदर आप ये देखिए, आप फेसबुक यूज करते हैं, एवरीबडी यूज फेसबुक, मैक्सिमम लोग फेसबुक यूज करते हैं, मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। अब जब आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, करोड़ों की कंपनी है, लाखों के, मतलब लाखों और करोड़ों में सैलरी वाले लोग हैं उसके अंदर। गूगल आप यूज कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप गूगल यूज करते हैं, एंड गूगल के अंदर जो सैलरी है वो करोड़ों में है। करोड़ों रुपए गूगल पे करता है आपको सर्विस देने के लिए, लेकिन आपसे कुछ नहीं चार्ज करता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप गूगल के प्रोडक्ट हैं, गूगल आपको बेच रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, जो ये तस्वीर है, ये जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, जो आज की डेट में वेब 2.0 को यूज करते हैं, उन एप्लीकेशंस को यूज करते हैं जो उनको सुविधा दे रही है लेकिन उससे चार्ज नहीं कर रही है, तो ये समझिएगा कि आप ही प्रोडक्ट हैं, आप ही प्रोडक्ट हैं। यानी जब कुछ चीज फ्री होती है, समझिएगा इस बात को, व्हेन समथिंग इज फ्री, यू आर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। जब आपको कोई चीज फ्री में मिलती है तो आपको यूज किया जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक एप्लीकेशन आती है, ध्यान से सुनिएगा। वेब 2.0 में क्या हुआ, एक एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन बना, और एप्लीकेशन वाज, किसी को नहीं पता उस एप्लीकेशन के बारे में। फिर उन्होंने क्या किया, ऐड किया उस एप्लीकेशन को, एंड क्या बोला कि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, हम आपको 100 रुपए देंगे। ओके जी, आपने 100 रुपए के लालच में उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। नाउ वो एप्लीकेशन के बाद अब उन्होंने बोला कि आप आगे किसी को डाउनलोड कराओ तो हम आपको 50 रुपए और देंगे। तो आपने और लोगों को डाउनलोड कराया। अब क्या हुआ, उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारा कम्युनिटी जुड़ गया। जब वो कम्युनिटी जुड़ा, अब एप्लीकेशन वालों को लगा कि यार हमने तो बहुत पैसा खर्च कर लिया, उस सेलिब्रिटी से इसको प्रमोट भी कराया, लोगों को गिव अवे भी दिया, उनको पैसा भी दिया डाउनलोड करने का। अब हमारे पास लाखों लोग हो गए हैं, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने ऐड देनी शुरू की अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर। ऐसा आपको आइडिया होगा, आप आपको ऐड आनी शुरू हो गई, तो लोग इरिटेट होने शुरू हो गए। यार पहले तो फ्री में आता था, कितना अच्छा सब स्मूथ चलता था, वीडियो अच्छी आती थी, अब ऐड आनी शुरू हो गई है। तो उन्होंने फिर आपको ऑफर किया कि देखिए, आप या तो इरिटेट होते रहिए, आप ऐड देखते रहिए और कंज्यूम कीजिए। अगर आप ऐड फ्री चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको मंथली हमें ये पैसा देना पड़ेगा, या इस पीरियड के लिए ये पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ही प्रोडक्ट्स बने उनका। अच्छा, आप ही बोलेंगे सर बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं, ना तो ऐड देती हैं और ना कुछ चार्ज करती हैं, ना कोई उनका सब्सक्रिप्शन है। तो वहां पर वो क्या करते हैं, वो आपके डेटा को उनके पोटेंशियल जो क्लाइंट हैं उनको सेल करते हैं। तो इस तरीके से आप इन सोशल मीडिया
या ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, आप खुद प्रोडक्ट होते हैं, तो आप इनविजिबली ये मानिए कि आपके ऊपर बार कोड लगा हुआ है, आपको स्कैन करके बेचा जा रहा है। ये वेब 2.0 का सबसे बड़ा चैलेंज है। अब आप बोलेंगे सर क्या फर्क पड़ता है सर, मैं तो गांव खेड़े का रहने वाला आदमी हूँ, छोटे टाउन का व्यक्ति हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा डेटा अगर किसी के पास जाता है तो। यकीन मानिएगा जब ये डाटा मल्टीपल लेयर्स पे शेयर होता है तो बहुत सारे गलत हाथों में जा सकता है। आज आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए आज भी उस डाटा की बड़ी इंपॉर्टेंस है। बड़े ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी महकमे, बड़े पॉलिटिशियंस, आर्मी और इस टाइप के जो सेंसिटिव डेटा वाली चीजें, मेडिकल का डेटा, वो सब चीजें वो चाहते हैं कि उस डेटा को कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। एंड इसके लिए अगले चरण में जाने की तैयारी है माय डियर फ्रेंड। आज क्या होता है, आज इस डेटा के बेसिस पे मैनिपुलेशन करता है सोशल मीडिया। वेब 2.0 कैसे मैनिपुलेशन करता है, आप आज भी ट्राई कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे जाइए और एक धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी कीजिए, और जब आप धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तो सोशल मीडिया को आपका आइडियोलॉजी समझ में आता है, सोशल मीडिया को समझ में आता है आपकी मानसिकता, तो आपको उसी डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर देगा। आप किसी एक पर्टिकुलर नेता को फेवर करके उसे कुछ कॉम्प्लीमेंट दीजिए उसकी उसकी पोस्ट के नीचे, आपको अगले दिन से देखिए वैसी पोस्ट आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या करते हैं, ये डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करता है। आप कुछ चीज खरीदने की सोच रहे हैं, आपने एक वेबसाइट को विजिट किया एंड वहां पर आपने एक बैग खरीदना था, एक ट्रॉली बैग लेना था। अब वो आज भी ट्राई कर सकते हैं, आप मत खरीदिएगा, आप एक वीआईपी के वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप ट्रॉली बैग को देखिए और फिर आप जो है फाइनल पेमेंट करे बगैर बाहर आ जाइए। अब आप भूल गए, आपने तो ऐसे ही ट्राई किया था, लेकिन अब आप देखेंगे कि आपको ऐसे ऐसे ऑफर आएंगे वीआईपी के अलावा, एरिस्टोक्रेट और दूसरी बड़ी कंपनियां जो भी हैं, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत सारे आपको ऐसे ऑफर आएंगे कि आप सोच रहे थे कि मुझे बैग नहीं खरीदना, लेकिन आपको ऐसे ल्यूक्रेटिव ऑफर, एक के साथ एक फ्री, इतना परसेंट डिस्काउंट अलाना फलाना, एंड आप एक पॉइंट पर चलो ले ही लेते हैं यार, 2 दिन का ऑफर। तो ये क्या किया जा रहा है, आपके ब्रेन को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग को मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो आज थी वो बदल सकती है। मे बी आपके सामने आपके फेवरेट नेता जो आपका मे बी एक आइडल आपका लीडर है, उसको लेके आपको इतने सारे प्रमोशंस और इतने सारे नेगेटिव वीडियोस आ जाएंगी कि आप डिसीजन मेकिंग लेंगे और आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ही इज नॉट अ राइट पर्सन टू बिलीव अपॉन, ही इज नॉट अ राइट पर्सन जिसको मुझे वोट देना चाहिए, एंड आप दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं वेब 2.0 के अंदर, आपने एक खबर देखी होगी, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कौन है मालूम है? द मोस्ट, एक टाइम का सबसे पावरफुल व्यक्ति, द प्रेसिडेंट ऑफ, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। लो कर लो बात, यानी वर्ल्ड के सबसे पावरफुल व्यक्ति के, जिसके 88.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसको सस्पेंड कर दिया बिना इसके कंसेंट के। तो यहां पर कैसे क्या पता चलता है इससे? इससे पता चलता है कि आज आपने कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल बहुत बड़ा आपने बना लिया, आपका यूट्यूब चैनल बहुत ही फ्लोरिश हो गया, आपका फेसबुक बहुत बड़ा बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी ऑनरशिप आपके पास नहीं है। आप वेब 2.0 के अंदर इंटरनेट के ऊपर एक बहुत बड़ा एम्पायर बना चुके हैं, लेकिन उसके मालिक आप नहीं हैं, बिकॉज उसका मालिकाना हक उस एप्लीकेशन के पास है, जिसको जो जो उस एप्लीकेशन का मालिक है, उसके मालिक के पास उसका हक है। जब डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है, तो एक आम आदमी, आप और मेरे जैसे व्यक्ति के साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये इसलिए पॉसिबल होता है कि एक पर्टिकुलर मालिक है, उसको प्रशासन, उसको एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रेशराइज कर सकता है और उसको अपने फेवर या किसी के अगेंस्ट में यूज कर सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूं कि यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सेंट्रलाइज ओनरशिप है, एक ही मालिक है। अगर एक वेबसाइट किसी गवर्नमेंट के फेवर में काम नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसके सर्वर को डिसेबल करवा देगी, वेबसाइट बंद, खत्म। अगर एक यूट्यूबर
किसी गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है और वो अपने अथॉरिटी को यूज करके उस चैनल को सस्पेंड करा सकती है। रीजन सेंट्रलाइज ओनरशिप है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो अथॉरिटीज हैं, जो मनी एंड मसल्स वाले लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पावर है, जो अथॉरिटी में है, वो वेब 2.0 को अपने फेवर में या किसी के अगेंस्ट में यूज करने का दम रखते हैं और किया जा रहा है। हेनरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि हेनरी का जीतना 100% निश्चित था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जीत गया बिकॉज सोशल मीडिया के उस कैंपेन ने पूरी बाजी को पलट दिया। एंड सेम चीजें इंडियन पॉलिटिशियंस को लेके भी होती है। मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑल ऑफ अ सडन निकल के आए और एक बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच गए, क्योंकि सोशल मीडिया ने, वेब 2.0 के उन प्लेटफॉर्म्स ने उनको फेवर किया। तो ये कई बार तो अच्छा है, लेकिन पावरफुल लोग उसको अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं किसी के। डाटा बिलोंग टू द प्लेटफॉर्म। डाटा को मैनिपुलेशन किया जा सकता है। एक अच्छी वीडियो मुझे याद है, कोविड के दौरान एक व्यक्ति थे जिन्होंने उस अवधारणा को अपोज किया कि कोविड जो है ये इन्फेक्शन वाला बीमारी नहीं है, और उन्होंने चैलेंज किया कि लाइए मैं जाके कोविड के लोगों के साथ रहता हूं, एंड उसका उन्होंने बहुत ही एक सरल इलाज बताया, लेकिन उनके चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया बिकॉज डाटा प्लेटफॉर्म्स के पास है, आपके पास नहीं। आप इल्यूजन में जी रहे हैं कि मेरा चैनल है, आप इल्यूजन में जी रहे हैं कि मेरा डेटा, मेरी पिक्चर्स है, बट आपने किसी और के प्लेटफॉर्म पर उसको डाला हुआ है। तो डाटा जो है प्लेटफॉर्म को बिलोंग करता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूजर, शोषण होता है यूजर का, पॉसिबली हो सकता है। डाटा कैन बी इरेज विदाउट कंसेंट। डोनाल्ड ट्रंप का देखिए, उसका चैनल को सस्पेंड कर दिया, उसके ट्विटर हैंडल को सस्पेंड कर दिया था। तो डाटा, आपका डेटा आपके बिना इजाजत के मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है, उसको इरेज किया जा सकता है, क्योंकि ऑनरशिप सेंट्रल है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, सर्वर डाउन हो गया, सर्वर क्रैश कर गया, खलास। मतलब एक ही जगह डेटा है। इवन गूगल का डेटा भी मल्टीपल सर्वर पे नहीं है, उनके पास बैकअप डेफिनेटली होगा, लेकिन एक या दो या तीन या 5 जगह। और अगर कुछ ऐसा होता है तो वो डेटा का, मतलब जो फेलियर का, किसी वेबसाइट के फेलियर का एक सिंगल पॉइंट होता है कि अगर उसका सर्वर क्रैश कर गया तो डाटा गया। बैकअप ऑफलाइन हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन वो एक या दो लेयर्स में हो सकता है। तो यहां पर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। दूसरा, हैकिंग एंड मैनिपुलेशन। एप्लीकेशन का मालिक बहुत अच्छा है बेचारा, वो बहुत ही न्यूट्रल है, वो बहुत ही एथिकल है, वो किसी टाइप के दबाव में नहीं आता, किसी टाइप के प्रेशर में नहीं आता, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में बापू हैं हैकर्स, एंड उन हैकर्स को पैसे देकर इस टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये इतनी सिक्योर टेक्नोलॉजी नहीं है वेब 2.0 की, तो हैकिंग एंड मैनिपुलेशन पॉसिबल है। प्राइवेसी, जैसे मैंने आपको बताया, नो प्राइवेसी। आपके अकाउंट के माध्यम से आपने उन एप्लीकेशंस के मालिक को अलाउ किया होता है आपके फोन को, आपके सिस्टम को विजिट करने का। दूसरा, टारगेटेड एड मिलते हैं। उनको पता है कि ये व्यक्ति अगर 5 मिनट अगर आप किसी वीडियो को देख रहे हैं, शुरू में हो सकता है पहली बार आपको ऐड नहीं आएगी, लेकिन अगली बार आप देखेंगे ऐड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। एंड ऐड भी ऐसे नहीं देगा। अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोर्सेज की ऐड आएगी। अगर आप कोई मूवीज की वीडियो देख रहे हैं तो आपको उसी टाइप की ऐड आएगी, एंटरटेनमेंट की ऐड आएंगी। तो आपका जो है जनरल ऐड नहीं है। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि आपके घर में टीवी है, मेरे घर में टीवी है, ऐड आ रहा है, एक पर्टिकुलर ऐड आ रहा है, वो सभी के, दुनिया के सभी टीवी के अंदर वही ऐड आ रहा है, मतलब जो उस रेंज में है सैटेलाइट्स के। नाउ आज की डेट में क्या है, आप सेम वीडियो आप देख रहे हैं, सेम वीडियो मैं देख रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट कुछ डिफरेंट था तो मेरे को डिफरेंट ऐड आएगी, आपका इंटरेस्ट डिफरेंट था तो आपको डिफरेंट ऐड आएगी। एंड द बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट, जो भी आप इसको बोलें, नो अवेयरनेस ऑफ आवर डाटा इज बीइंग यूज्ड। आपको पता ही नहीं कि आपका डाटा यूज हो रहा होगा। आप लोग नहीं नहीं सर बहुत मजा आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जो बातें बोल रहे हैं ये सब बातें तो हैं, लेकिन एक्चुअलिटी कितनी है इसके अंदर आई डोंट नो। हो सकता है आपने एक क्लिप अपने मोबाइल में स्टोर की है जो आपके फ्रेंड के साथ है, एंड वो अच्छे आपके मोमेंट्स की क्लिप है, एंड आपको लगता है कि आपने उसको स्टोर किया हुआ है अपने मोबाइल के अंदर, वहां से वो निकाल के कहीं फ्लोट हो रही हो इंटरनेट के ऊपर,
एंड पॉसिबली ये भी है कि आज आपको नहीं पता चला, बाया 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 वायरल होके वो 5 साल बाद आपके पास आए। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पे आपका डेटा किसी देश में, किसी रीजन में, किसी कोने पर यूज किया जा रहा हो। आपको कब पता चलेगा? मे बी आज से 1 हफ्ते बाद, मे बी 7 साल बाद, कभी भी आपको, मतलब हमें पता ही नहीं कि हमारा डेटा यूज हो रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। तो यहाँ पर वेब 2.0 का ये सबसे बड़ा चैलेंज है। एंड इस कारण से एक बहुत बड़ा सोचनीय एक थॉट देने वाला विषय बना हुआ है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो, इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो। तो जो लोग आज वेब 3.0 की बात करते हैं, वो इस बिजनेस को बहुत ही लाइटली लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं, उनको अभी वर्तमान की समस्याओं का आइडिया नहीं है। अब जो बिजनेस होता है, आज अगर आप किसी बिजनेस को लेके चलें, जैसे हम अक्सर आइडिया एक एग्जांपल देते हैं, आज आप टाइपराइटर का इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो वो नहीं चलेगा। क्यों? टाइपराइटर तो पहले बहुत चलता था, क्योंकि उस टाइम पे वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता था। हैंड रिटन की बजाय टाइपिंग का जो पेपर होता था वो ज्यादा क्लासिक और ज्यादा क्लियर और ज्यादा ट्रांसपेरेंटली प्रिंट हो सकता था। आज की डेट में वो समाधान आपका कंप्यूटर, प्रिंटर, ईमेल्स और बहुत सारी चीजें देती हैं। तो ये समस्याएं जो हैं, कोई भी बिजनेस तब तक एग्जिस्ट करता है, तब तक बना रहता है जब तक वो किसी समस्या का समाधान करता हो। समस्याएं क्या हैं? ये सारी समस्याएं हैं। सेंट्रलाइज ओनरशिप है भाई साहब। अभी वो एप्लीकेशन के ओनर को प्रशासनिक लेवल पे दबाव डाला तो उसने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट में। डाटा जो है उस प्लेटफॉर्म का है, वो कभी भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है। यूजर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, डाटा को इरेज किया जा सकता है बिना किसी उसके। ये समस्याएं हैं और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर कुछ ऐसा हो गया, मतलब मान लीजिए हमारे सारे सर्वर ही यूएस के अंदर है और वहां पर उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में कोई दिक्कत आ जाए, कोई भी कुछ कैजुअलिटी हो जाए ऐसे, तो खत्म। तो हैकिंग और मैनिपुलेशन के बड़े चांसेस हैं। जितने आईटी कंपनीज अपने आप को एडवांस कर रही हैं, हैकर्स उससे एक कदम आगे एडवांसमेंट पे जा रहे हैं। प्राइवेसी है नहीं, टारगेटेड ऐड है, और इस तरीके से दुनिया भर की समस्याएं आज की डेट में वेब 2.0 ने खड़ी की है। अब होता क्या है? अब समाधान निकला कि इंटरनेट को अगले स्तर पे जाने की जरूरत है। नाउ इंटरनेट नीड टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। एंड इसके लिए सामने आए एक व्यक्ति जिनका नाम है गैविन वुड। गैविन वुड जो है वो को फाउंडर है इथेरियम के। इथेरियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इथेरियम इज वन ऑफ द सेकंड बिगेस्ट ऑथेंटिक ट्रस्टवर्दी क्रिप्टो करेंसी है, जिसका नाम है इथेरियम। एंड इथेरियम के को फाउंडर है गैविन वुड। उन्होंने 2014 में इस टर्म को पहली बार यूज किया था डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन के बेसिस पे। उन्होंने कहा था कि अगला जो दौर है इंटरनेट का, वो वेब 3.0 होगा। एंड उसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया। तो दिस वाज द, मतलब जो अभी तक के एविडेंसेस हैं कि फर्स्ट टाइम वेब 3.0 को यूज किया गया था गैविन वुड के माध्यम से। एंड आज की डेट में बहुत हद तक ये इसको मतलब इनिशिएट भी किया इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। नाउ अगर मैं बात करूं वेब 3.0, क्या है वेब 3.0? वेब 3.0 के अंदर सबसे बड़ी जो चीज होगी वो ये होगी, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा एंड प्रोटोकॉल्स। जितने डेटा एंड प्रोटोकॉल्स है उसका सिंगल ओनरशिप नहीं होगा। तो पहली समस्या क्या थी? वहां पे सेंट्रल ओनरशिप थी, एक व्यक्ति था। यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम वो वीडियो बनाई थी और वो आप देख भी सकते हैं, मेरे चैनल पे वो वीडियो है, ब्लॉकचेन सिंप्लीफाइड। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रॉपर्टी है, एक एट्रीब्यूट है ब्लॉकचेन का। तो सबसे पहली बात कि एक व्यक्ति उस डेटा का मालिक नहीं होगा। एंड अगर कोई मैनिपुलेशन की रिक्वायरमेंट है तो एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था होगी। डिफरेंट डिफरेंट नोड्स पे जहां पर वो डेटा स्टोर्ड है, उसके ऑनर वोटिंग करेंगे। एंड इफ 60% उसके फेवर में है तो पॉसिबिलिटीज हैं उसमें मैनिपुलेशंस की। तो यानी सबकी नजरों में होगा। दूसरा, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, वो गवर्नेंस का भी डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तीसरा, आपका रीडिफाइंड डेटा ऑनरशिप। डेटा किसका है? आज की डेट में चैनल है मेरा, लेकिन मार्क जुकरबर्ग का है फेसबुक।
तो मेरे डेटा पे डेटा मेरा ऑनरशिप मार्क जुकरबर्ग या फेसबुक की, डेटा मेरा फेसबुक यूट्यूब का, उस पे ऑनरशिप। अभी इसमें क्या होगा, रीडिफाइंड होगा ऑनरशिप भी। पहले वाले में, पहले 1 में आप वेब 1.0 के अंदर आप केवल एक कंज्यूमर के तौर पे थे। जब दूसरा दौर आया तो आप कंज्यूमर भी थे और आप क्रिएटर भी थे। अब तीसरा दौर जो आएगा उसमें आप कंज्यूमर भी होंगे, उसमें आप क्रिएटर भी होंगे, एंड साथ ही साथ उस डेटा पे आपका ऑनरशिप भी होगा। यानी आपके बिना कंसेंट के उसमें किसी टाइप की मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं होगी। आपको एग्जीक्यूशन के राइट्स होंगे, दूसरे वाले में आपको एग्जीक्यूशन के राइट नहीं है, आप केवल क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा, ट्रस्टलेस एंड परमिशनलेस कंट्रोल एंड एनवायरनमेंट। ट्रस्टलेस का मतलब क्या है कि आज हमें किसी भी ट्रांजैक्शंस के लिए एक मीडिएटर के जो बीच का व्यक्ति है उस पर हमें भरोसा करना पड़ता है। आज आपने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, लेकिन यह भी पॉसिबिलिटी है कि यूट्यूब उसको प्रमोट ना करे, उसको सर्कुलेट ना करे, उसकी एक्सेस ना दे, उसको रीच ना दे, क्योंकि एक मीडिएटर है। आने वाले टाइम में वेब 3.0 के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म्स होंगे वो ट्रस्टलेस होंगे। आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी मीडिएटर अथॉरिटीज के ऊपर। आज अगर मैं बात करता हूं तो मैंने पैसा जमा कराया हुआ है एंड मैं एक चेक काट के देता हूं या एक ट्रांसफर करता हूं यहां से किसी अपने दोस्त को, तो मुझे विश्वास करना पड़ता है बैंक के ऊपर कि बैंक मेरे अकाउंट को वेरीफाई करेगा, उसके अकाउंट को वेरीफाई करेगा एंड देन इस ट्रांजैक्शन को एक्सिक्यूट करेगा। अगर बैंक को कुछ गड़बड़ी हो तो बैंक मेरे अकाउंट को सीज कर सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है कि आपकी एक किसी सस्पिशियस एक्टिविटीज की वजह से पॉसिबली आप उसको जस्टिफाई कर पाए बाद में, लेकिन बैंक ने आपके अकाउंट को सीज कर दिया फॉर अ ड्यूरेशन। नाउ यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो ट्रस्टलेस होंगी, यानी उसमें मीडिएटर नहीं होगा, उसके बीच का कोई परमिशन लेस कंट्रोल होगा और वो एनवायरनमेंट होगा, यानी हर एक चीज ऑटोमेटेड होगी। यूज ऑफ ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी। आपका वेब 3.0 के अंदर जो फाउंडेशन होगी वो ब्लॉकचेन होगी। ब्लॉकचेन के ऊपर एक ऑलरेडी हम लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो उसके बारे में आप वो वीडियोस अगर आप चाहें तो मैं आपके लीडर्स के माध्यम से आप तक पहुंचा सकता हूं। तो ब्लॉकचेन ऑलरेडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इन सारे एप्लीकेशंस को डिप्लॉय किया जाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। आज जितनी एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन इंटरनेट बेस्ड हैं और आने वाली एप्लीकेशन ब्लॉकचेन बेस्ड होंगी, जिसमें ऑनरशिप स्कैटर्ड होगी, ऑनरशिप डिसेंट्रलाइज होगी। यूटिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट की फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन। आपका जो डेटा होगा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के ऊपर, उसमें कोई नॉमिनेशन नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप किसी वॉलेट के अंदर अगर आपने अपना क्रिप्टो करेंसी रखा हुआ है तो उस वॉलेट को केवल आप एक्सेस कर सकते हैं और आपके बाद वो व्यक्ति एक्सेस कर सकता है जिसके पास वो प्राइवेट कीज होंगी। तो प्राइवेट कीज का मसला, अगर वो प्राइवेट की खो दिया तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप फॉरगेट पासवर्ड करते हैं एंड देन वो पासवर्ड आपसे आपके मेल पे आ जाता है एंड देन आप उसको डालते हैं। ये सेंट्रलाइजेशन में होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में पॉसिबल नहीं होगा। आपके पास अपनी प्राइवेट कीज होंगी, उन कीज की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। कोई नॉमिनेशन नहीं है कि आपके बाद वो मलकियत किसको जाएगी, वो मिल्कियत किसको जाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ उन प्राइवेट कीज की सुरक्षा करना आपके हाथ में होगा। और अगर आप उन प्राइवेट कीज को सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो आपके साथ गड़बड़ भी हो सकती है। नाउ एडवांस एआई एल्गोरिदम है, तो मतलब बहुत सारी चीजें जो है एआई बेस्ड और मशीन बेस्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से वेब 3.2 उन सारी समस्याओं का समाधान प्रोवाइड करता है जो फर्स्ट और सेकंड फेज में हम लोग जिनसे रूबरू हो रहे थे, जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन सकती थी, बड़ी समस्या थी मतलब है। आज
आप गूगल करके देखिएगा, आप पाएंगे कि दुनिया भर के स्कैम्स हो रहे हैं। आप पाएंगे कि बहुत सारे डेटा को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। आप पाएंगे कि बहुत सारे बैंकिंग के फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे मॉनेटरी फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो वो वेब 2.0 की उन सारे एलिमेंट्स की वजह से हो रहे हैं जो वहां पर काम करते हैं। नाउ इन सारी समस्याओं का समाधान है डिसेंट्रलाइजेशन एंड प्राइवेट की, यानी आपके अलावा उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। नाउ अब जो एप्लीकेशंस वेब 3.0 के ऊपर बनने वाली हैं, उसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं होगा। क्लाइंट सर्वर का मतलब होता है एक मेन कंप्यूटर्स होता है और बाकी उससे उसमें डाटा स्टोर होता है और बाकी लोग उससे जो है एक्सेस करते हैं उसको। तो यहां पर क्या होगा, हर एक व्यक्ति एक सर्वर होगा, हर एक व्यक्ति एक क्लाइंट होगा। तो यहां पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट नहीं होगा। नो मैसिव डेटाबेस और डेटा सेंटर। एक जगह कोई बड़ा डेटा सेंटर नहीं होगा। आपने सुना होगा इतने इतने बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, इतने किलोमीटर के दायरे में डेटा सेंटर बने हुए हैं जहां पर वो सर्वर इंस्टॉल्ड हैं। P2P नेटवर्क होगा, यानी आप जिस व्यक्ति को भेज रहे हैं केवल आपके और उसके बीच में ही ट्रांजैक्शंस होंगी, इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शंस होंगी, यानी उसका किसी को नहीं पता चलेगा कि इसने और इसके बीच में, यानी दो एंटिटीज के बीच में, P2P दो एंटिटीज के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। एंड ये 90s के दौर में टोरेंट करके एक सॉफ्टवेयर था जिसने शुरुआत की थी। और टोरेंट के अंदर क्या होता था, मूवी डाउनलोड कर सकते थे और मूवी सर्वर से नहीं आती थी बल्कि किसी नियर बाय किसी जो उस कम्युनिटी का हिस्सा होता था उसके पास से आती थी। ये ब्लॉकचेन को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो ये नोड से कनेक्टेड होगी एंड ऑल द नोड्स इन ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट पे होंगे। यानी अगर ब्लॉकचेन को कोई, जितने लोग ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, जो नोड्स ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, तो हर नोड्स के ऊपर वो डेटा स्टोर होगा। एंड अगर आज मैं बात करता हूं कि एक कम्युनिटी है जिसके पास 40 लाख लोग हैं एंड 40 लाख लोग उस ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, तो हर एक नोड्स के ऊपर कोई भी डेटा 40 के 40 लाख टर्मिनल्स पे सेव होगा। अब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि सारे के सारे नोड्स एक साथ खत्म हो जाएं। अगर एक जगह भी वो डेटा सुरक्षित रहा तो वो रिकवरी वापिस हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी। तो यहां पर जो है डाटा जो है वो मल्टीपल नोड्स में सेव होता है एंड इसलिए हैकिंग की पॉसिबिलिटी, इसलिए डाटा लूज करने की पॉसिबिलिटी, डाटा खत्म होने की पॉसिबिलिटी बहुत जीरो हो जाती है। एंड यही सबसे बड़ा आज की डेट में रिक्वायरमेंट है जो बड़े बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी तरफ देख रही हैं कि हमारे पास हमारा डेटा मोस्ट सुरक्षित होना चाहिए। नाउ अब अगर हम बात करें वेब 3.0, तो वेब 3.0 एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की शेप ले रहा है। आने वाले टाइम में कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिस जो आप वेब 3.0 में यूज नहीं कर रहे होंगे। इसमें से अगर मैं बात करूं, द फाउंडेशन ऑफ द वेब 3.0 ब्लॉकचेन होने वाली है। इस ब्लॉकचेन के ऊपर सारी की सारी एप्लीकेशन डिप्लॉय होंगी एंड वो एप्लीकेशन जो आज आप यूज कर रहे हैं उनके आप आदी हो चुके हैं। आज जो सुविधाएं आपको मिल चुकी हैं, जो सुविधाएं आप यूज कर रहे हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो इन सुविधाओं में कुछ ना कुछ इजाफा होने वाला है। वो इजाफा क्या होगा कि आपके डेटा की सुरक्षा होगी, एप्लीकेशन सेम रहेंगी, लेकिन उनका जो फाउंडेशन होगा वो ब्लॉकचेन होगा, यानी वो सारी की सारी एप्लीकेशन ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होंगे। एनक्रिप्टेड पैसा होगा, क्रिप्टो मोड ऑफ एक्सचेंज होगा, यानी पैसे का जो लेन देन है वो एनक्रिप्टेड होगा। एंड इसलिए भारत सरकार ने भी सीबीडीसी को ऑलरेडी प्लान में ला दिया है। एंड आज की डेट में सीबीडीसी अगर आप चेक करेंगे तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये चलन में आ चुकी है, जो कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी इन द सेंस कि उसमें जो है प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाएगा, लेकिन प्राइवेट क्रिप्टोस मोड ऑफ एक्सचेंज बनेंगी। किस चीज का? उसकी कम्युनिटी के अंदर जो भी आदान प्रदान होगा वो क्रिप्टो में हो पाएगा। एनएफटीज, आपने एक फोटो खींची, वो डिजिटल फोटो है, आप उसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करते हैं, वो एनएफटी बन जाती है। आप वर्चुअल दुनिया, मेटावर्स जो वर्चुअल दुनिया होगी उसके अंदर जितनी भी यूटिलिटीज होंगी, जो आपका वर्चुअल अवतार होगा, जो कपड़े पहनेगा, वो सारी चीजें एनएफटीज की फॉर्म में होने वाली है। मेटावर्स,
एक वर्चुअल दुनिया बस रही है जिसके ऊपर ई-कॉमर्स से लेकर ऑफिसेस से लेकर आपके डेली मर्रा के जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो वहां पर आपके वर्चुअल अवतार के माध्यम से आप कर पाएंगे। एंड ये सारी चीजें अनुबंधित होंगी, कॉन्ट्रैक्टेड होंगी एंड वहां पर आप इवन क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं होगा, ऑटोमेटेड होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से एग्जीक्यूट होगा। बैंक जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे। डिसेंट्रलाइज का मतलब है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब ये है कि बैंक अब मीडिएटर की भूमिका नहीं निभाएंगे बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे जहां पर आप P2P ट्रांसफर कर पाएंगे अपने अमाउंट को। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज स्टोरेज होने वाला है। डिसेंट्रलाइज स्टोरेज का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो किसी एक ओनरशिप में नहीं होगा, वो मल्टीपल नोड्स ऑन ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर्ड होगा एंड इस वजह से उस डेटा की सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो आज इंटरनेट के इस युग में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान एक ही है एंड वो है वेब 3.0, द डिसेंट्रलाइज्ड वेब ऑफ द फ्यूचर। तो आप यकीन मानिएगा आज ओनली 5% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, द इंटायर दुनिया की अगर मैं बात करूं, पूरी कायनात के अंदर मात्र 5% आवाम ऐसा है जिसको इस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी फर्स्ट हैंड कुछ पता है। कुछ एक्सपर्टीज नहीं बोल रहा हूं, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है एंड ये वो लोग होंगे जो 95% लोगों को लीड करेंगे। एक ह्यूज पोटेंशियल के साथ इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है पैसा बनाने का भी। आज फॉर्चुनेटली आप इस कॉल का हिस्सा बने हैं एंड इस कॉल का हिस्सा बनने के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत जानकारी हुई होगी। मुझे पता है टेक्निकल चीजें हैं तो बहुत जल्दी समझ में नहीं आती हैं, बट यकीन मानिएगा एक बेहतरीन प्रपोजल आपके लिए है वेब 3.0 के प्रोजेक्ट्स के तौर पे। बी अ पार्ट ऑफ इट, इसका हिस्सा बने एंड डेफिनेटली आप एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से।